External Affair Insights। समय था 10 जुलाई साल 2020। तुर्की का एक प्रसिद्ध हागिया सोफिया म्यूज़ियम, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी था, उसे तुर्की की सरकार द्वारा एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया और वहाँ पर इस्लामिक रीति रिवाज से प्रेयर्स कराने के लिए सारे अरेंजमेंट्स भी किए गए। हालांकि जब तुर्की की सरकार अपने इस कार्य को अंजाम दे रही थी तो उस समय वेस्ट के कई कंट्रीज़ जैसे कि ग्रीस, यूरोपियन यूनियन, यहाँ तक कि अमेरिका से भी विरोध दिखाई दिए। लेकिन इन सभी से इतर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर काफ़ी हद तक क्लियर थे और तुर्की द्वारा लिया गया यह निर्णय वेस्ट के लिए एक क्लियर मैसेज था कि एर्दोगान के अंदर में तुर्की कहीं से भी वेस्ट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करने वाला। और यह इस बात का साफ इंडिकेशन था कि अब तुर्की जैसा देश सेकुलरिज्म से रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन आखिर एर्दोगान ऐसा क्यों कर रहे थे? वो तुर्की जो कि आज के समय नेटो का मेंबर है और यूएसए का एक इम्पॉर्टेंट अलाई भी है, वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा था? और क्या इसके पीछे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का आज के समय एक मॉडर्न इस्लामिक खलीफेट बनाने की इच्छा है, या फिर वो कुछ और ही सोच रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट, जहां पर हम दुनिया में होने वाली अलग अलग जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स का एक विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर आने वाली वीडियोस आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन और साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर आपकी नॉलेज को एनहांस करने में भी मददगार हो सकती है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यहाँ आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए फोकस करते हैं आज के इस टॉपिक पर। यह समय था साल 1919। भारत में अली ब्रदर्स यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत मूवमेंट चलाई जा रही थी। उसी समय तुर्की में तुर्की के लोग मुस्तफ़ा कमाल जैसे व्यक्ति के लीडरशिप में फॉरेन पावर्स और तुर्की के खलीफा के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे और तुर्की के लोगों ने अपने इस संघर्ष के दौरान तुर्की में रेडिकल इस्लामिक खलीफत को उखाड़ फेंका और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में तुर्की एक सेकुलर और मॉडर्न कंट्री के तौर पर स्थापित हुआ और तभी से तुर्की एक लिबरल और मॉडर्न कंट्री के तौर पर उभर करके सामने आया। साल 1952 में इसे नेटो की मेंबरशिप भी मिल गई और जिस प्रकार से तुर्की अमेरिका और यूरोप के साथ कोऑपरेशन करता हुआ दिखाई दिया और इन वर्षों के दौरान तुर्की का अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन के दौरान यह एक प्रोग्रेसिव कंट्री के तौर पर उभर करके सामने आया। लेकिन एक लंबे समय के अंतराल में जो तुर्की ने अपने देश में एक लिबरल, सेकुलर और टॉलरेंट सोसाइटी बनाई थी, अब आने वाले वर्षों में यह कहीं ना कहीं खतरे में पड़ने वाला था। साल 2003 में रजब तैयब एर्दोगान पावर में आ जाते हैं और वे तुर्की के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इसी के बाद साल 2014 में वो अपने आप को तुर्की के राष्ट्रपति भी बना लेते हैं और उनके लंबे समय के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान तुर्की का एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। तुर्की जो कि एक समय में एक सेकुलर और टॉलरेंट कंट्री हुआ करता था, अब वो एक रेडिकल इस्लामिक सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा था। इस दौरान जब भी अपने कार्यकाल के दौरान रजब तैयब एर्दोगान चुनाव जीतते थे तो उनके चुनाव जीतने की सेलिब्रेशन को आसपास के कई मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाकों में भी सेलिब्रेट किया जाता था। एर्दोगान के चुनाव जीतने के सेलिब्रेशन गाज़ा, लेबनान, बगदाद और डेमास्कस जैसे इलाकों में भी देखने को मिलता था और इन्हीं सभी वजहों से कहीं ना कहीं एर्दोगान के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो आने वाले समय में अपने आप को इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनाने की तरफ देखने लगा था। और यहाँ तक कि एर्दोगान तुर्की को आने वाले वर्षों में इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे थे। लेकिन तुर्की का इस प्रकार से इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बनने का ख्वाब कहीं ना कहीं शिया बहुल ईरान और सुन्नी बहुल सऊदी अरेबिया के एम्बिशन से भी टकराने वाला था, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान और सऊदी अरब भी अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करने का एम्बिशन रखते हैं। लेकिन एर्दोगान जैसे नेता अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड के नेता बनाने के पीछे इस प्रकार से जुटे हैं कि वे इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है।
और इसी कड़ी में तुर्की ने सऊदी अरब के प्रभाव को कम करने के लिए कतर जैसे देशों के साथ अपने रिलेशंस को काफ़ी इम्प्रूव किया और उसे सपोर्ट भी प्रोवाइड की। तो वहीं ईरान जैसे देश को कमज़ोर करने के लिए तुर्की ने सीरिया में एसडीएफ जैसे गुटों को भी काफ़ी समर्थन प्रदान किया। और अभी कुछ महीनों पहले ही तुर्की ने एसडीएफ जैसे गुटों को समर्थन प्रदान करके बड़े ही सक्सेसफुली सीरिया से बशर अल असद की सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि तुर्की को ऐसा करने के लिए अमेरिका का भी पूरा सहयोग मिला। सीरिया में बशर अल असद की सरकार का गिर जाना कहीं ना कहीं ईरान जैसे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान था। और आज के समय तुर्की अब इस्लामिक वर्ल्ड के कई छोटे छोटे देश जैसे कि पाकिस्तान, सोमालिया, मलेशिया और अज़रबैजान जैसे देशों को मिला करके अपना एक अलग ही इस्लामिक ब्लॉक बनाने का काम कर रहा है। कई बार तुर्की पाकिस्तान का भारत के खिलाफ यूज करने का प्रयास करता है और साथ ही साथ कश्मीर जैसे भारत के अंदरूनी मुद्दे पर भी गलत प्रकार से कमेंट करता है। वहीं अब इसके दुस्साहस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि यह स्वयं भी एक नेटो कंट्री होते हुए यूरोप के एक दूसरे नेटो देश ग्रीस पर भी अब अपना अग्रेशन दिखाने का प्रयास करता है। और ऐसा करके वो न केवल नेटो जैसे संगठन के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है बल्कि आगे वो स्वयं के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर लेगा। तुर्की जो एक समय यूएसए का मोस्ट क्लोज एलाई के तौर पर देखा जाता था, आज के समय वो ईस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि रशिया और चाइना के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना चाहता है। और यहाँ तक कि एक नेटो कंट्री होने के बावजूद अब वो ब्रिक्स जैसे ग्रुप में मेंबरशिप लेने का प्रयास कर रहा है। हालांकि ऐसा होने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं तुर्की आज के समय अपने आसपास के क्षेत्रों में इतना ज़्यादा प्रभुत्व दिखाने का प्रयास करता है कि उसने आज के समय साइप्रस जैसे देशों के एक बड़े भूभाग को गलत तरीके से हथिया करके रखा हुआ है और वह उसे एक अलग देश की मान्यता भी देता है। हालांकि अभी कुछ वर्षों से भारत साइप्रस जैसे देशों को अपना समर्थन भी प्रदान कर रहा है। हालांकि जिस प्रकार से एर्दोगान लगातार एग्रेसिव तरीके से अपने रणनीतियों को अपना रहे हैं, इसे देखते हुए अब उसे कहीं ना कहीं भारी बैकलैश भी फेस करना पड़ रहा है। आज एर्दोगान के रेडिकल इस्लामिक नीतियों की वजह से ही उसे यूरोपियन यूनियन जैसे संगठनों में मेंबरशिप नहीं मिल पा रही है। और यहाँ तक कि आज के समय यूरोपियन यूनियन तुर्की में अपने इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी हद तक कम कर चुका है। साथ ही साथ जिस प्रकार से तुर्की ने सऊदी अरब के प्रभाव को कम करने के लिए कतर जैसे देशों को अपना समर्थन प्रदान किया, तो इसके वजह से आज के समय सऊदी अरब ने भी तुर्की के साथ अपने ट्रेडिंग रिलेशंस काफ़ी हद तक कम करने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ सऊदी अरब आज के समय तुर्की में अपने इन्वेस्टमेंट पर भी रोक लगा चुका है। वहीं यदि बात करें हमारे देश भारत की, तो जिस प्रकार से तुर्की ने गलत तरीके से भारत के कश्मीर के इशू पर आपत्तिजनक बातें कही है और लगातार पाकिस्तान जैसे देश को समर्थन दिया है, इसकी वजह से भारत ने भी तुर्की के साथ कई प्रकार के डिफेंस डील्स को भी कैंसिल कर दिया है। वहीं आज के समय भारत तुर्की के विरोधी देश जैसे कि ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया जैसे देशों से रिलेशंस को और भी स्ट्रेंथन कर रहा है। आने वाले वर्षों में भारत और ग्रीस के संबंध और भी मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। एर्दोगान के ही गलत नीतियों की वजह से आज के समय तुर्की में केओस देखने को मिल रहा है और तुर्की में इन्फ्लेशन आसमान को छू रहा है। आज के समय तुर्की में एर्दोगान के खिलाफ कई प्रकार के विद्रोह भी देखने को मिल रहे हैं। अभी कुछ महीनों पहले ही तुर्की में एर्दोगान के खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन हुए। हालांकि उन सभी प्रदर्शनों को दबा जरूर दिया गया, लेकिन इन सब से अब यह समझ में आ गया है कि एर्दोगान की पॉपुलैरिटी अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और आने वाले समय में कभी भी एर्दोगान जैसे नेताओं को सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। और जिस प्रकार से तुर्की ने ग्रीस जैसे देशों के खिलाफ एग्रेशन को दिखाया है, हो सकता है कि आगे चल करके नेटो से भी तुर्की को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। हालांकि यदि भविष्य में एर्दोगान की सरकार गिर जाती है और उसके स्थान पर कोई दूसरा प्रो वेस्ट गवर्नमेंट चुन करके आती है, तो स्थितियाँ काफ़ी हद तक बदलती हुई दिखाई देंगी और तुर्की एक बार फिर से यूएसए और वेस्ट की तरफ से अलाई बनता हुआ ही दिखाई देगा। ऐसे स्थिति में तुर्की की नेटो मेंबरशिप भी बरकरार रह सकती है। तो इस प्रकार से आज के समय मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिक्स की कंडीशंस बनी हुई है। आशा करते हैं कि आपको मिडिल ईस्ट के हो रही जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बारे में स्थिति समझ में आई होगी। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या मानते हैं? क्या तुर्की आने वाले वर्षों में रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा या फिर यह पहले की तरह ही एक सेकुलर और लिबरल सोसाइटी ही बना रहेगा? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। हम जानना चाहेंगे कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। और अब समय आ गया है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि तुर्की के बदले हुए व्यवहार ने किस प्रकार से यूरोप और मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया है।
और किस प्रकार से इसने भारत और तुर्की के संबंधों को भी इम्पैक्ट डाला है। तो आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न का जवाब सही से लिख पाएंगे। यदि आपके कोई सुझाव या फिर कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे ये विश्लेषण पसंद आते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि हमारे वीडियोस के रीच को बढ़ाने में थोड़ी मदद मिल सके। तो आज बस इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।